क्या क्या पढ़ लिया आपने? कुछ क्लासेस रहते थे मेरे अच्छा। वर्क की, वो कंप्लीट करी थी, एक क्लास रह गई। एक क्लास रहेगी? जी, एक क्लास उसकी रह गई और 3 4 डिजिटल की रह गई कवर करनी, बाकी सारी हो गई। और अभी जो आपने पेपर भेजा था वो कर रही थी। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप हुआ है या वैसे ऐसा लग रहा है? सर, जो मैंने पहले पेपर करे थे ना, जो 7 अगस्त के और 1 अगस्त वाले थे, हम्म। सर वो तो इतने हार्ड लग रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लेकिन जो पेपर अभी, थे ही हार्ड। जो ये वाले जो आपके सामने है ना, ये 7 अगस्त और 1 अगस्त वाले हैं। ये वो एक्चुअल में क्या था, ये टीजीटीसीएस का पेपर था और उन्होंने जो था वो पूरा जो ऐसा मतलब पीएचडी में कोई एंट्रेंस ले रहा है ना, हम्म। उस लेवल तक का था। ये तो बहुत इजी थे, इसकी कट ऑफ तो बहुत कम गई थी। किसकी सर? टीजीटीसीएस वाले की। ये सामने आपके आसान था ये वाला? ये मुश्किल थे बहुत पेपर। तो सर इसमें ये, बहुत बहुत डेप्थ में दे रखे थे क्वेश्चन। सर कट ऑफ तो सबकी सेम गई है ना? ना ना, कट ऑफ सबकी सेम नहीं जाती, डिफरेंस हो जाता है। इससे पिछले वाला जब 2000 सीट थी तो 90 पे कट ऑफ गई थी हम्म। टीजीटीसीएस की। तो सर ये भी तो 21 का ही है ना, बस शिफ्ट तो दिन अलग है ना बस। तो शिफ्ट वाइज जो इससे प्रीवियस पेपर हुए थे ना टीजीटीसीएस के, हाँ। वो बहुत इजी थे। इसके कंपैरिजन में अगर जैसे मैं इसको एज ए 100 रखूं तो वो इसके 30% के नियर अबाउट थे। हाँ सर, जो मैं अभी कर रही थी ना, उसमें से तो मैंने अभी सिर्फ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। हम्म। तो 80 में से मेरे ऑलमोस्ट 55 से 60 बन गए थे। हाँ, तो ये वाला चीज़ थी, ये डिफरेंस आ जाता है। और इसका पता कैसे करना है कि जैसे अभी अगर पेपर होता है, ठीक है, हम्म। जैसे आपके पेपर से पहले 2 3 पेपर और हैं, है हाँ ना, जी। तो उसमें लेवल चेक करते हैं कि उसमें जैसे किस लेवल तक का आ रहा है। अगर उसमें मुश्किल आ रहा होगा तो आने वाले जितने भी पेपर हों वो सारे मुश्किल होंगे। रीज़न क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, ये क्या करते हैं, रैंडमली उठाते हैं सारे पेपर, ठीक है। हम्म। और रैंडमली उठाने के लिए ये जो अपनी मशीन होगी ना, रैंडमाइजर जो मशीन होती है, हम्म। उसको एक बार सेट कर देते हैं कि इस लेवल तक का वो करेगा। तो वो एक बार जब मशीन लगा के फिर ये सारे पेपर वहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं कि एक बार लग गया, तो जो उससे पहले उस टाइम पे रेंडमाइजर का जो लेवल सेलेक्ट हो गया ना कि इस हम्म। लेवल तक का आना, तो सारे जो उसके बाद जितने भी कंसेक्यूटिव पेपर होंगे वो सारे इसी तरीके से होंगे। ये रीज़न हम्म। रहता है। बट ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत, ये खाली स्टूडेंट को बताया मैंने, और किसी को नहीं बताया कि पेपर कैसे बनेगा, कैसे सिलेक्शन होगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें चेक करनी होती है हमें। सर ये इससे ये वाला पेपर आया होगा, वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहा होगा, वो तो लगा ही नहीं होगा। ना ना, लगे क्यों नहीं, फिर इससे ये मतलब थोड़ी ना होता है। उसमें ये होता है कि मिनिमम कट ऑफ आपको 40 एक में लेने होते हैं, 40 एक में लेने होते हैं। हाँ जी। तो अगर ये है ना, पेपर हार्ड हो जाएगा तो सबके लिए हार्ड होगा ना, ऐसे थोड़ी ना किसी एक बंदे के लिए हार्ड होगा। नहीं सर, जैसे ये 7 अगस्त वाली तो शिफ्ट जो थी ना वो हार्ड थी, और जो 11 वाली है ना वो आसान है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होती है ना उसके बाद, कि किस लेवल तक का क्या था, वो सारी चीज़ें हैं, यूं करके सारी चीज़ें चलती रहती हैं। होते हैं ये नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कट ऑफ बनाते हैं कि किसकी कट ऑफ कितनी बनती है। तो ये वाली सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। स्कूल नहीं जाना बेटा आपको? हैं? तो खाना खाओ और कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ आप। ठीक है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, सारी चीज़ें भी कंसिड्रेशन में लेके चलनी पड़ती है। यार बा सर, ये कि 25 को ही है क्या बस, या फिर और भी शिफ्ट है? ना, अभी तो 1 25 को ही आया है। अब की बार कम होंगे ना, वरना अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो शिफ्ट बढ़ती है। हम्म। हाँ, तो उसके हिसाब से चलता रहता है। अब जैसे कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ जनरली आ ही जाएगी, अगर कैंडिडेट सॉरी लो जाएगी अगर कैंडिडेट। क्या? जो आप कह रहे थे ना कि आपसे पहले भी 2 3 पेपर होंगे, तो आप उनकी बात कर रहे हो क्या, जो अदर सब्जेक्ट्स के होते हाँ हैं? हाँ हाँ, जो अदर सब्जेक्ट के होंगे। ओके। हाँ, इस तरीके से उठता ना पेपर। क्यों, मशीन तो उन्होंने एक बार चलानी है, एक बार सेट करनी है, बार बार कोई सेट नहीं करता कि इस पेपर के लिए अलग से सेट करेंगे, इस पेपर के लिए अलग से सेट करेंगे। हम्म।
ये हमें थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर के लेवल से भी सोचना पड़ेगा ना कि वो कैसे कैसे पेपर बनाएगा, कैसे कैसे मशीन काम करेगी, कैसे कैसे काम चलेगा। अब एक काम के लिए वो हर बार 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 थोड़े ना करेंगे, एक दिन में ही काम निपटा लेंगे। ये होता प्रोसेस। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना कि जैसे पहले एक जगह पर 20 अगर एक साथ है तो एक ही सब्जेक्ट के दे दिए, हाँ मतलब जैसे हाँ 20 हाँ 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 हाँ। के बाद डिजिटल के 20 आएंगे एक साथ। ना 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 ना, ऐसा नहीं आता। नहीं आता उसमें तो ऐसा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन का एक सारा सेट बनेगा। पहले वाले जो 20-20 होंगे ना, हम्म। उनका 20-20 का सेट बनेगा। जैसे एक सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे इकट्ठे आएंगे। क्योंकि अभी जिस पीडीएफ में से कर रहे थे ना उसने सब्जेक्ट वाइज लगा रखे थे कि पहले 20 उसके आगे, फिर आगे प्रोग्रामिंग के आगे, फिर उसके आगे का ये शायद तो ऐसे ना 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 ना, ये तो जैसे पेपर वाइज आ जाता है, सबका रैंडमाइजेशन होके आता है ना 100 क्वेश्चन। उसमें तो हम्म क्या होता है, जैसे ये दिख रहे होगे ना साथ में क्वेश्चन आईडी लिखी होती है यहाँ, हम्म। ये क्वेश्चन आईडी होती है बस, और इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन आईडी का आंसर ये है। ये सारे ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। जो अच्छा। उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है, आयोन डिजिटल वाला ना, उसका नाम तो कुछ और है। हाँ, तो उसने उन्होंने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता रहता है पीछे से ये वाली सारी चीज़ें। हाँ जी। हाँ ठीक है। अब जैसे WDMA प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप क्या, असंक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है। अब जनरली ये क्वेश्चन आता है तो इसमें कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट पता होता है कि हम कर लेते हैं कि ये वाली चलेगी, ठीक है। कुछ एक केसेस में सपोज करो कि मेरे को ये नहीं पता, ठीक हम्म है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसे वाइड वाइड वेवलेंथ, वेवलेंथ दो हो गए, हम्म। है ना। अब डब्लू से वाइड वाला तो बनता नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब तो उसमें बनता है, और पहले में वाइड ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। वाइड डिवीजन कुछ होता नहीं, वेवलेंथ डिवीजन तो हमने सुना है ना, हम्म। पढ़ा होगा ना फ्रीक्वेंसी वाला थोड़ा बहुत। वेवलेंथ डिवीजन होती है, एक टाइम डिवीजन होती है। वाइड डिवीजन नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं, या होती है, ठीक है। अब यहाँ देखना, वाइड डिजिटल और ये लिखा हुआ वाइड डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन और वेवलेंथ डिजिटल, ठीक है। अब वाइड डिजिटल का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, हेलो। हाँ जी सर। वाइड डिजिटल या इसका वेवलेंथ डिजिटल का कोई कंसेप्ट बनता है। सर मैंने तो वेवलेंथ वाला भी नहीं सुना था, सीधा वेवलेंथ तो पता है क्या होती है बट। वेवलेंथ सुनी है ना। हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है, इसमें दो वेवलेंथ हो गए, दो वाइड में हो गए, ठीक है ना। या तो वाइड वाला आंसर होगा, ये वेवलेंथ वाला आंसर होगा, इसमें से दो ओड मैन आउट हो गए, हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ से देखो, मल्टीपल 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 एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल ये सब में, इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये वाला तो चीज़ है जो बनेगी बनेगी, ठीक है ना। अब WDM में, TDM में, CDM में याद है, पढ़ाए थे नेटवर्किंग में, ये में याद है। क्या हाँ जी याद है सर। आगे ना। अब CDM में क्या था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDM में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना। हम्म तो इसका मतलब डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये वाली चीज़ यहाँ से तो कंफर्म होगी कि डिजिटल बाहर है, ठीक है। डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, डिजिटल तो होगा नहीं, ठीक है। अब एक इसमें डिवीजन है, एक इसमें डिवीजन है, ये दो बचे। हाँ पहले जी। तो ऊपर वाले दोनों तो ओड मैन आउट हो गए, हम्म है ना। अब वाइड सुन रखा है या वेवलेंथ डिवीजन होती है, वेवलेंथ की डिवीजन होती है ना फ्रीक्वेंसी में, तो TDM में, CDM में, WDM में, हाँ जी। है ना। तो इसमें देखो वेवलेंथ आ गया ना। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बेशक से हमें पहले पता ना हो कि किस तरीके से आंसर आएगा, बट इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ये करना है कि इसको एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद सोचो क्या प्रोबेबल आंसर होगा, ठीक है। अगर मेरे को ये वाली चीज़ याद है, WDM में वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये सीधी सी याद है, ये तो होता ही है। अगर हो गया तो ठीक बात है, अगर नहीं आता है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, 1-2 सेकंड का टाइम लगा के, या 1-2 सेकंड तो कम कर रहा हूँ मैं, मतलब 10 सेकंड का टाइम लगा के इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ,
ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ओड मैन आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ओड मैन आउट तो हो ही जाएंगे, 2 क्वेश्चन बाहर बचेंगे, दो दो बचेंगे, या तो ये होगा या ये होगा। अब उसके हिसाब से भी हमें क्या करना होता है, हमें सोचना पड़ता है कि ज़्यादातर चांसेस किसके हैं, है ना। अब जो ज़्यादातर आंसर लगेगा ना, उसका आंसर लगा के आपको क्वेश्चन ख़त्म कर देना है। ये बात में कभी भी नहीं सोचना कि ये हो सकता है या वो हो सकता है, वो बाद की बात है। हो गया तो बात बहुत बढ़िया, अगर गलत हुआ तो भी ठीक है, क्यों, हमें वो आता ही नहीं था, है ना। बट हमने अपने दिमाग की एक्सरसाइज करी, वो हमें अगली बार याद रहेगा कि अगली बार ये चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें जो समझनी है वो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। इसमें हमें लगता है कि याद करो, 20 याद करो या 30 याद करो, अगर वो याद हो जाती है, अगर उसके बाद भी बाहर से आ जाता तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो, मल्टीमीडिया अंतर वस्तुओं के डिजिटाइजेशन के किन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सैम्पलिंग है और ये क्या है, क्वांटाइजेशन। हाँ जी ठीक है। अब भाई क्वांट वर्ड सुना है कभी, क्वांटम? सर, ये एनर्जी को उसमें फॉर्म पैकेट उसके में आता है सर, फिजिक्स में पढ़ा है। क्वांटम होता है ना कि मतलब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एनर्जी का सेल बना देते हैं, हाँ जी, है हम ना। तो ठीक है। एक सैम्पलिंग होती है हमारे डेटा सैम्पलिंग के, सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जैसे सैंपल सुना होगा ना वर्ड, हाँ है सर, ना कि टेस्टिंग। हाँ टेस्टिंग है, 20 ले लो 30 ले लो। जब मल्टीमीडिया की बात आ जाएगी, क्वांटम में जैसे एनर्जी का रिलेशन हम्म है ना, क्वांटाइजेशन। अब अगर ये नहीं चलते तो अभी एक वर्ड है, इसको सुन लेते हैं। ठीक है, हम्म आपके पर्सपेक्टिव से, क्वांटाइजेशन। ठीक है ना। अब क्वांटाइजेशन इज डिफाइंड एज द लॉसी डेटा compression technique by which intervals of data are grouped or bind into a single values। ठीक है, समझ आया मतलब क्या है? हेलो, जी सर। मतलब समझ में आया डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो? नहीं। अच्छा चलो, ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ो। Quantization in mathematics, a digital signal processing is the process of mapping out input value from a larger set to a output value of a smaller set। ठीक है, often with a finite number of element, rounding and truncation are typical example of quantization process। ठीक है, राउंडिंग एंड ट्रंकेशन। ठीक है, राउंड मतलब किसी चीज़ को अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो उसको राउंड फिगर में ले लिया, कोई चीज़ अगर आ रही है तो राउंड फिगर में ले लिया। ठीक है। अब जिस दिन हम, रीना मैडम का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से पहले एक हमने मल्टीमीडिया में वो चीज़ पढ़ी थी जिसमें ई की वैल्यू बता रहे थे हम, वो वर्ड था एक पर्टिकुलर, कौन सा सर? कि हमने ई बनाया था और ई में ये चेक कर रहे थे कि जैसे कॉर्नर कॉर्नर वाले पिक्सल को जो है वो लाइट कर दिया जाता है ताकि जो ई है वो क्लियर तरीके से दिखने लग जाए। हाँ जी याद है ना? सर, वो आपने माइक्रो प्रोसेसर वाली क्लास में करवाया होगा ना, उनसे एक दिन पहले। हाँ, थे मेरे शायद, वो आप भी थे। नहीं सर, मैं नहीं थी उनके पेपर से एक दिन पहले वाले में। अच्छा चलो ठीक है। अब क्वांटाइजेशन क्या प्रोसेस है? क्वांटाइजेशन का मतलब है जैसे मेरे को इमेज की बाउंड्री दिखानी है। ठीक है। हम्म अच्छा, उस दिन मेगापिक्सल वाली या बात याद कर रहे थे, उस दिन थे तो शायद आप, हाँ उस सर, दिन पूछा था ये आएगा या नहीं आएगा। उस उस वाली दिन से पहले वाले में थे। उस दिन वाली में भी तो बता रहा था ना मैं कि पिक्सल बाय पिक्सल, पिक्सल बाय पिक्सल इमेज कैसे जनरेट होती है, ज़्यादा क्लैरिटी कैसे आएगी। जो मेन होता है सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उससे एक बढ़िया इमेज आती हाँ जी सर। है ना। कि कैमरा तो सेम ही होता है सब में, बट वो अंदर का सॉफ्टवेयर किस तरीके से है, उस तरीके से चीज़ें जो हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन ये दोनों मैटर करते हैं। जैसे अभी उस दिन भी मैं बता रहा था कि आज के टाइम पे एआई बेस्ड में क्या होता है, जैसे किसी को पिंपल हो जाता है या स्किन पे अगर दाग वाग हो जाता है तो वो बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे ब्यूटीफाई आता है ना, ब्यूटी प्लस आता था पहले, है ना। होठ जो है वो होठ कैसे कर दिए, तो वो डेटा कैसे रीड करेगा, वो क्वांटाइजेशन के थ्रू जो है वो डेटा रीड करेगा कि उसके अंदर सारे चेंजेस जो हैं वो कर दिए जाए। समझ आ गया? अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, राउंडिंग। और इसको अगर मैं बोलूँ मल्टीमीडिया में किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, जो शार्पर पिक्सल होते हैं,
अब जैसे पिक्सल बनाना, उसके अंदर जो एंड लाइन है वो किस तरीके से डिफाइन करी जाएगी, वो होती है क्वांटाइजेशन। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। और सैम्पलिंग इन मल्टीमीडिया है, ठीक है। अब सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया, सैंपल में जैसे ये देखो बताया था ना कि हम बाइनरी में 0101 कर देते हैं, ठीक है, कि व्हेन अ सोर्स जनरेट अ एनालॉग सिग्नल दैट इफ इट हैज टू बी डिजिटाइज्ड हैविंग 0 एंड 1 हायर और लो सिग्नल हैज टू बी discretized, ठीक है, इन टाइम, एंड द discretization ऑफ एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। ठीक है। अब इसमें से ये वाला वर्ड और याद कर लो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा था हमने, हाँ जी। तो डिस्क्रीटाइजेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बात कह दूं कि एनालॉग से अगर मेरे को डिजिटल सिग्नल जनरेट करना है तो कौन सा प्रोसेस होगा, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा मेरा सैम्पलिंग। ठीक है, सिर्फ डिजिटल से एनालॉग या एनालॉग से डिजिटल? एनालॉग से डिजिटल, या मैंने डिजिटल टू एनालॉग बोल दिया था? नहीं। अच्छा, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में हमें डेटा कन्वर्ट कराना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सैम्पलिंग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। सीपीयू का उपयोग किए बिना डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पता होगा ना, ये तो बेसिक है, पढ़ा था। सर मेरे को तो आया नहीं। हमारे पास क्या होती थी जब, याद हो शुरू में तो कंप्यूटर बेसिक का था कि कंप्यूटर में क्या होता है, मेरा सीपीयू बस होती है, एड्रेस बस होती है ना, है ना। और शुरू की क्लासेस में याद हो जब मैंने बेसिक वाली क्लास करवाई थी तो उसके अंदर मैंने नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज की भी बात की थी, है ना, देखिए वो वाली क्लास। हाँ जी। अब जब साउथ ब्रिज की बात की थी तो साउथ ब्रिज से मैंने ये बताया था ना कि ये क्या होता है, जैसे मेरी हार्ड डिस्क और जो भी मेरा ये एक्सटर्नल डिवाइस हो जाता है, जो प्लग एंड प्ले या यूएसबी हो जाता है, उन सब से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है ना। अब अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव से और बाकी और चीज़ों से, है ना, तो वो क्या कर सकता है, सीधा डेटा भेज सकता है पेन ड्राइव से लेके मेरी मेमोरी में, है ना। तो जो मेरा साउथ ब्रिज जो होगा ना, है ना, नॉर्थ ब्रिज तो क्या करता है, वो सीपीयू और रैम के बीच में डिस्कशन करता है ना। और साउथ ब्रिज क्या करता है, मेरा जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उसके बीच में डिस्कशन करता है, ठीक है ना। जो साउथ ब्रिज क्या है, वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट मैपिंग कर सकता है एक सेकेंडरी डिवाइस से दूसरे सेकेंडरी डिवाइस के बीच में। रीड राइट के लिए तो मेरे को जो है वो प्रोसेसर तो चाहिएगा, पर वो मेन मेमोरी का कंसेप्ट उसमें से निकाल सकता है। समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ? नहीं आएगा ना? ये वाली इमेज दिख रही है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोसेसर लगता है, ये मेरे रैम स्लॉट है, ठीक है। इसकी और इसकी कम्युनिकेशन करवाता है ये जो होता है नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। और रैम में मेरा सबसे ज़्यादा वो डेटा आता है जो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को चाहिए, जिसमें सीपीयू जमा घटा गुणा भाग करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये बड़ा, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है मेरा साउथ ब्रिज, ठीक है। इसमें किसका कनेक्शन बनता है, इसमें जैसे ये वाले जितने भी पोर्ट हो गए, ये वाली सारी पोर्ट, ठीक है ना, ये वाली जितनी भी पोर्ट होगी, ये वाली पोर्ट सीमोस बैटरी होगी ये वाली, और ये वाले जहाँ पे मेरे हार्ड डिस्क लगेगी, मेरी फ्लॉपी ड्राइव लगेगी। ये तो पुराना है, थोड़ा सा नया दिखाऊं, अगर ये आ जाते हैं आज के टाइम पे तो ऐसे मदरबोर्ड आ जाता है,
अच्छा इसमें तो दिखेगा ही नहीं, काला काला हो गया तो सारा। ये देखो इसकी में जो है वो डायरेक्शन घूमी हुई है, ठीक है। हाँ, ATARAD सीमोस 4 साटा कनेक्टर, ठीक है। तो ये वाला क्या काम करता है कि सपोज करो अगर मेरा कोई सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्ट USB से आ रहा है या किस भी आ रहा है, और मुझे वो डेटा जो डायरेक्टरी है जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें स्टोर करना है, यानी कि मेरे को हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में कोई डेटा करना है ना। हेलो, है हाँ ना। जी सर। इस तरह का अगर कोई मेरे को डेटा जनरेट करना है तो ये क्या करेगा, ये एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। नॉर्थ ब्रिज तो इसके बीच में देगा कि जो मेरे रैम और CPU के बीच में जो प्रोसेसिंग के लिए जो भी डेटा है वो कहाँ से आना है। बाय बेटा, बाय, ठीक है। तो उस दिन हमने जब बात करी थी LSA की लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस की भी बात कर रहे थे ना हम, हाँ जी। वो सारा ये जनरेट करेगा, ठीक है, जो नॉर्थ ब्रिज लग जाएगा, है ना। अब उसके अलावा अगर कोई स्टोरेज की टेक्निक करनी है जिसमें मेरे को CPU से डेटा बाईपास करा के डायरेक्ट स्टोरेज करना है तो वो नॉर्थ ब्रिज के थ्रू होता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसमें जो पार्ट होता है जो ये रोल प्ले करवाता है वो होता है DM में, ठीक है। DM में रजिस्टर बोल दो या कंट्रोलर बोल दो, जिसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, लिख लो DM में। सर ये आपने क्या बोला था, ये नॉर्थ ब्रिज जनरेट करता है लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस? कोऑपरेट करवाता है ये कन्वर्जन का। जनरेट तो कहना वर्ड गलत हो जाएगा, जनरेट नहीं कहेंगे, तो फैसिलिटेट करना बोल सकते हैं, फैसिलिटेट करवाता है। वरना इसमें भी देखोगे तो इसमें भी बहुत है, सुपर इनपुट आउटपुट भी अलग हो जाता है, ना सर, ठीक है, ज्यादा आएगा फिर। ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात है फिगर B प्राप्त करने के लिए फिगर A में एक बाइनरी सिग्नल की कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है। यहाँ पे ये देखो, ये सारे एक लाइन में है, ऊपर नीचे तो नहीं है, ना है ना, सर। ठीक है। अब इसका देखो, इसका तो बिल्कुल भी वो है, अलग अलग से है। इसके आंसर बताना, दिख नहीं रही है। बता रही हूँ सर। पहला है क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट कीपिंग, सेकंड है फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। थर्ड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और फिफ्थ है यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कौन सा है? फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, हाँ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एम्पलीट्यूड बताया था ना मैंने। सर वेव में तो पता है क्या होता है एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम हाइट होती है ना सिग्नल की, वो। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड में तो दोनों का सेम है, हाँ जी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो नहीं है ये, हम्म। है ना। एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा, जहाँ 1 होगा वहाँ हाई हो जाएगा और 0 होगा वो लो हो जाएगा, हाँ जी। है ना। तो एम्पलीट्यूड गया बाहर। हाँ जी। क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। हम्म। फेज शिफ्ट, अगर 4 4 का कहीं पे कॉम्बिनेशन कुछ बनता हुआ दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है कहीं पे 4 4 का कॉम्बिनेशन बना हो, या बस 4 का ही बन रहा हो, या 4 से 5 या आगे जाके अलग बदल रहे हो, नहीं। तो इसका मतलब क्वाड भी बाहर गया। हाँ जी। अब 2 बचे, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हम्म। है ना। अब ये बताओ, ये सिंपल एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो रही है ना। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, नहीं पता। नहीं पता। अब यहाँ पे देखो,
अब इसमें ये जो आ रहा है, ठीक है, हेलो, दिख हाँ रहा जी, हाँ जी सर। है। अब फेज में क्या हुआ है, कुछ टाइम तक तो सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी, फिर कुछ टाइम तक चेंज हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, है ना, वहाँ पर फास्ट होगा, जैसे जैसे गिरेगी वहाँ स्लो हो जाएगा, है ना। हम्म। फिर जहाँ से सिग्नल ऊपर उठेगा वहाँ तेज हो जाएगा, और जहाँ से सिग्नल डाउन होगा वहाँ स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये है फेज मॉड्यूलेशन। इसके साथ साथ एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी देख लें, है ना। अब ये देखो, ये दिख रहा हम्म। है ना। अब फेज और फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस था कि अब हम पढ़ लेते हैं एक बार, फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज मॉड्यूलेशन। यहाँ पे, ठीक है, ये चीज डिफरेंस पता चल रहा है, हाँ या ना। हाँ जी ऐसे ही बोल रहे हो या वैसे बोल रहे हो? सर, डायग्राम तो उससे अलग है और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डायग्राम में थोड़ा सा इसको समझ के देखो, वेव फॉर्म जैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। एम्पलीट्यूड में क्या होता है, जो सिग्नल होगा, जैसे जैसे सिग्नल हाई जाएगा एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, और जैसे जैसे सिग्नल छोटा होगा वैसे छोटा हो जाएगा, हम्म। है ना। अब हाँ जी। फ्रीक्वेंसी में क्या है, जैसे 001 रहेगा, ठीक है, तो जैसे जैसे फेज उठेगा और गिरेगा, ठीक है ना, हम्म। उस टाइम पे सारी वैल्यू जो है वो चेंज रहेंगी, ठीक है ना। एक मिनट, है ना। जैसे यहाँ पे ये क्या आ गया, ये 1 को स्पेसिफाई कर रहा हाँ जी। है ना, ये 0 को स्पेसिफाई कर रहा है, ये उल्टा 1 को स्पेसिफाई करेगा। तो मतलब जैसे जैसे चीज़ें की वैल्यू अगर इंक्रीमेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाएगी, है ना। सर, फेज में भी तो यही था, जहाँ वैल्यू बढ़ेगी सिग्नल तेज हो जाएगा। फेज में क्या था, सिर्फ एक टाइप पे था, एक टाइम पे था ये। करियर इसमें तो ये वैसे बढ़िया बता रखा है, ठीक है ना, कि मॉड्यूलेशन कैसे कैसे जा रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे कैसे ग्राफ चेंज हो रहा है, दिख रहा है। हाँ जी। ये वाली चीज जैसे चलती चलती दिख रही है सारी, कि जैसे मॉड्यूलेशन जो आया, जो अगर करियर में बोलोगे तो करियर में तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना। एम्पलीट्यूड में कैसे हो रहा है, जैसे जैसे सिग्नल हाई हो रहा है वैसे वैसे वेव फॉर्म हाई हो रही है और लो होती जा रही है ना। अब फ्रीक्वेंसी में देखो, जैसे जैसे सिग्नल हाई हो रहा है उस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम से फास्ट हो रही है और फिर स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है फिर स्लो हो रही है ना। हाँ जी। इसमें फेज मॉड्यूलेशन भी दे रखा है यार, ये पढ़े हुए ना बहुत दिन हो गए मेरे को। ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये फेज मॉड्यूलेशन है, ठीक है। इसमें देखना, जब फेज जो था वो इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे इंक्रीमेंट हुआ, फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो तेज हो जाती है ना। और जैसे जैसे लो जाएगी उसके हिसाब से भी क्या हो जाता रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और डाउनवर्ड हुई तो ये यहाँ पे गैप बढ़ गया, यहाँ से स्लाइटली हुई तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। जहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट थी वहाँ पे गैप कम होता चला गया, है ना।
फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जब जब फेज चेंज होगा, ठीक है, जब जब फेज चेंज होगा तो और डाउन में जाएगा, ठीक है, फेज जो है वो डाउनवर्ड जाएगा सिर्फ, तो ही जो है उसके अंदर मॉड्यूलेशन जो है वो इंक्रीमेंट होगा। दिख रहा है ये, हाँ जी सर। है ना, क्लियर है। जैसे डाउनवर्ड जाएगा वो उसमें क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे जैसे देखो ये यहाँ पे दोबारा फेज जो है वो बढ़ रहा है ना, तो उसका गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी में कम होगा और फेज में वो है जो वो एक्सपेंड करेगा, ये उल्टा रिलेशन है। दिख रहा है? रुको सर एक बार लिख लेती हूँ, पहले दूसरा लिखा था। ठीक, ये पूरा है ये फिजिक्स का, इसका बीटेक ये के लिखे ना, फर्स्ट ईयर का। जब वैल्यू बढ़ेगी सिग्नल तेज हो जाएगा, बट जब फेज चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, सिग्नल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फेज में क्या हो जाएगा, जैसे कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट आ जाएगा ना जहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में तो वैल्यू चेंज होगा, इसमें फेज में जहाँ पर सिर्फ फेज चेंज होगा ना, वहीं वहीं मॉड्यूलेशन होगी, ठीक है। ये वाला रहा, ठीक है। एफएम में क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, फेज डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। चलो ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एम एफ ऑफ साइन ओमेगा टी, इसमें पी है, सेम चीज़ें हैं। इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देर आर सम फेज चेंजेस एसोसिएटेड विद द चेंज, देर आर सम चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी। MF is proportional to the modulating voltage as well as proportional to the modulating voltage possible to receive PMX where it is noise immunity, ठीक है, amplitude। भाई ये दो कंपैरिजन है, बराबर बोल रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन करा दो। अब देखो जो मेन डिफरेंस जो आ रहा है ना इसमें, ठीक है, फर्स्ट वाले। जो लास्ट वाला जो 10th है, हम्म ये है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हाई या लो होगी उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू द बोथ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। किस मॉड्यूलेशन के साथ वोल्टेज आएगी और किस हिसाब से उसकी चेंज होगी, ये दोनों फेज में आते हैं। बट एज अ सिंपल के लिए बस यही याद रखना हमें, ठीक है, कि तो फेज में, है ना, जब जब सिग्नल चेंज होगा। हाँ हाँ हाँ, जब डाउनवर्ड मारेगा, ठीक है सर। ठीक है। बड़ा गंदा क्वेश्चन है। अब ये वाला तो हो गया होगा। सर मेरे से इसकी वो नहीं आई, आउटपुट नहीं निकल के दी। इसकी आउटपुट देखो, जो ये है सिर्फ प्रायोरिटी वाला है, ठीक है, कि प्लस प्लस एम में पहले क्या होगा और के में माइनस माइनस क्या होगा, ठीक है ना। एन टाइम इनिशियल कर दिया 1000 कर दी और के की वैल्यू क्या कर दी 3000 कर दी, है ना। वाइल प्लस प्लस एम इज लेस देन माइनस माइनस के, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एम, जावा कोड का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रिंट एम, सर प्लस प्लस एम का मतलब है इसमें एम की जो वैल्यू है ना उसमें 2000 ऐड कर दे ना, यहाँ पे ये देखो, वाइल के लिए इसने क्या कर रखा है, यहाँ देखना, ये इसने लूप खत्म कर रखा है ना। तो लूप में प्लस प्लस की वैल्यू और के की वैल्यू जो है वो दोनों चल रही हैं, है ना। लूप कब तक चलेगा, जब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो ये सेमीकोलन है ना, ये वाला, इसका मेन रोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जब तक कंपैरिजन कर रहा है ना, जब तक प्लस प्लस एम और माइनस माइनस के, यानी कि के की एम की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और के की माइनस हो रही है, ठीक है ना। तो ये उस स्टेज पे आके बंद हो जाएगा जब तक एम की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। हेलो, हाँ जी।
इसमें से प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों एक तरफ है तो दोनों को बेशक काट दो। ठीक है, पहले m की वैल्यू प्लस होगी तो 1001 होगी और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 299 होगी। ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा जब दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि k की वैल्यू 3000 से 2000 के आसपास आएगी और m की वैल्यू 1000 से 2000 पे जाएगी, हाँ जी। है ना। अब यहाँ देखो इसमें जो m की वैल्यू दे रखी है वो 4000 है, 4000 तो किसी भी तरीके से आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, एरर है, एरर भी नहीं बनेगा, और 1000 है तो 1000 भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है और एक की वैल्यू माइनस माइनस हो रही है। इसमें बस ट्रिक ये है, अगर जो मैंने सेमीकोलन जो है ये अगर ये ना लगा होता तो आंसर बहुत गड़बड़ाता, तो ये इतनी बार प्रिंट होता, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू प्लस प्लस भी हो रही है और माइनस माइनस भी हो रही है। कितनी होगी, जब तक ये दोनों आपस में छोटी बड़ी हो जाएंगी, और वो किस लेवल पे होगी, जब ये दोनों जो है वो बराबर आ जाएंगी। समझ आ रहा है जिस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। हाँ। इसको m को k के इक्वल लाना है तो उसके लिए 2000 ऐड करना पड़ेगा। ना 2000 नहीं, जब दोनों बराबर हो जाएंगे जब तक ही तो चलेगा ना, हाँ जी। है ना। के की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और एम की इंक्रीमेंट हो रही है, कितनी होगी, इसकी 1000 डिक्रीमेंट होगी, इसकी 1000 इंक्रीज होगी, तो वो आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर शुरू में देखो 4000 तो किसी भी तरीके से आंसर नहीं आ सकता, हाँ जी। है ना। दूसरा एरर वाला भी नहीं आ सकता। मेन जो पंगा था वो सिर्फ इसका था, अगर ये सेमीकोलन ना होता तो सारी चीजें अलग हो जाती। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में पीईआरटी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा चार्ट बॉक्स और एक्सेस नेटवर्क से मुक्त होता है। चार्ट बॉक्स गतिविधियों को दर्शाते हैं, ऐसे एरो कार्य निर्भरता को दर्शाते हैं। पीईआरटी सॉफ्टवेयर, भाई ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रखा है, ये आएगा नहीं। ठीक है, छोड़ दो से। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी का है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एमटेक का पार्ट है। ठीक है, इसको रहने दो। 12वां तो ये होगा हो होगा गया। अब स्विच वाला तो। ठीक है, हाँ जी। अच्छा निम्नलिखित में से जावा तो आएगा ही नहीं, पाइथन आएगी, तो जावा को बेशक ना ही करो, तो बेशक छोड़ दो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जावा प्रोग्रामिंग के बारे में सही है। जावा में सभी फलन किसी न किसी क्लास के मेंबर होने चाहिए। ठीक है भाई, मेंबर फलन को जावा की विधिया कहा जाता है। भाई ये हिंदी इंग्लिश में मेरे को ये नहीं पता चल रहा। मेंबर फलन को मेंबर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जावा आर कॉल्ड मेथड, यही लिखा हुआ है। छोड़ दो क्या इसको, ना छोड़ दो इसको। सर, हाँ जी, अभी जो पेपर किया था ना उसमें भी 80 में से शायद 2 या 3 क्वेश्चन अभी तक ऐसे आए थे जो पाइथन के थे। मैडम अभी जो है वो चीज़ें बदल गई हैं, जावा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब स्टूडेंट ने दिया था, ये पेपर थोड़े से पुराने हैं, उसमें देखोगे ना कौन कौन से ईयर के हैं, तो उसमें देखना पहले पूछा जाता था जावा। ठीक है, और जावा के भी करोगे तो जावा के एक दो क्वेश्चन आएंगे और वो बेसिक बेसिक से हैं। ठीक है, नहीं, मैं एक सेकंड रुको। ये अभी जो कर रही थी ना सर, हाँ, मैं प्रोग्रामिंग के तो थे 5 क्वेश्चन। अच्छा कौन से वाला भेजा हुआ था मैंने, इस वाले में कौन सा कर रहे थे। सर ये दोनों ही सेम है जो। 2018 का, ठीक है, हाँ, ये 2021 का है। 22 में पेपर नहीं हुआ, 22 का पेपर नहीं आया। ठीक है, पे फीमेल है ना सेकंड वाला। ये वाला इंग्लिश, हाँ जी। ठीक है। है तो दोनों ही सेम ही है, बस एक हिंदी में एक इंग्लिश में है। अब ये देखो ये 2021 का पेपर है। हाँ जी सर। अब 2021 वाले में कितने मिले आपको। सर इसमें ऐसे दे रखा है इस वाले पेपर में, क्या, अ, इसमें 200 क्वेश्चन दे रखे हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के 200, ये पीजीटी का होगा ना। सर ये तो नहीं पता मेरे को मैं तो पीजीटी अभी ये। कंप्यूटर साइंस है। सर ये वाला पेपर तो आसान था, अभी कर रही थी मैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि किस टाइम पे किस लेवल तक का उसने रेंडमाइजेशन चला चला रखी है और कैसा लेवल लेवल चल रहा है। मैं तो इसी में कह रही थी, मेरा 80 में से 55 से ऊपर बन गए नंबर। हाँ तो ये वाला 200 नंबर का है। ठीक है, अब टीजीटी वाला ही देखें अभी, सर मैं तो यही देख रही थी, इसमें तो विजुअल के 6 क्वेश्चन थे। है ना, तो 200 वाले में तो ज़्यादा हो ही जाएंगे। हाँ।
पर और तो बाकी जो थे ना टीजीटी के आपने भेजे थे, उनमें से तो किसी में पाइथन नहीं थी। वो पुराने पेपर हैं, थोड़ा सा एक बार मैं दिखा देता हूँ। 21 के थे सर। ये रहा 7 अगस्त का। हाँ जी। अट्ठाईस से 30वें पेज के आसपास मिलेंगे। ये रहा, ठीक है ना। अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज नोट्स फॉर इंटरप्रिटेटिंग एन इन्फॉर्मेशन, ये तो उसका है, ठीक है। द विच HTML टैग इज यूज टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इन अ पेज। तो स्क्रिप्ट लगानी हो तो स्क्रिप्ट टैग हो जाएगा। अब इसमें देखो ये PQR प्रोबेबिलिटी, ये मैथ का आ गया, है ना। P इज द, है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिस्टिक का डाला हुआ है। मैंने बताया था ना, ये वाला पेपर जो कॉमर्स वाला तो बना रखा था, है ना। हाँ सर, 7 से 8 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ये थे। इसमें ये तो जो था, ये बिल्कुल जो SO का होता है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो बैंकिंग में लगते हैं, वो वाला हाँ जी। पेपर सेलेक्ट कर रखा था इन्होंने, ठीक है। तो उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो बदल जाती है ना। अब लैग्रेंज इंटरप्रिटेशन, ये इंटरपोलेशन, ये हमारा कोई मतलब है ही नहीं इससे, है ना। हाउ मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग ऑफ HTML सपोर्ट, ये वाला कर लिया आपने, हाँ जी। ठीक है। लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल, PDNT SPA, ये कर रखा है, हाँ सर, ये तो हो गए थे, इसमें 30 क्वेश्चन बने थे बस। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइनरी सर्च ट्री, ये भी कर लिया हमने, है ना। कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू मेजर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज प्रोडक्ट इन इकोनॉमी। अब ये देखो, ये पूरा कॉमर्स का है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये आया हुआ है TGTCS के पेपर में। इसमें 4-5 क्वेश्चन थे कॉमर्स के। बहुत 19-20 क्वेश्चन थे, हाँ जी। है ना। if two non-continuous partition size A and B are available, the process of size C cannot be allocated within A plus B is less than C, है ना। the problem is known as, ये तो वाली चीज़ बताई थी ना, हाँ जी सर, हो गया था ये। है ना। अब हाँ। उसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डिंग एंड नॉट डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री, के उसमें से, चलो अभी सर्च ट्री का तो अलग है ये, या करना है ये अभी। नहीं सर, मैं तो वही कह रही थी ना कि इनमें मैंने करा था ये वाला पेपर भी, पर इसमें भी नहीं थी पाइथन। सारे कर लिए 21 वाले। 21 वाले सारे ऑलमोस्ट कर लिए, 4 कर लिए सर। कितनी शिफ्टों में हुआ था वो इसके पेपर? अलग अलग पेपर आए थे इसकी। मैंने तो 7 वाले करे हैं, 7 अगस्त के और 1 अगस्त के करे हैं। उनमें से तो एक ही क्वेश्चन है, 2-2 क्वेश्चन पाइथन का था। अब जो मेरे वाला स्टूडेंट देने गया था ना, हाँ जी। जो मैं बता रहा हूँ, उसने जो किया था तो उस वाले में सिर्फ वो था, पाइथन पाइथन थी। अब उसके वाले क्वेश्चन जो थे वो मैंने डिलीट ना कर दिए। 9-10 क्वेश्चन सी के पूछ रखे हैं। तो कोई नहीं, सी भी कर लेंगे हम, बट अब की बार आएगी पाइथन। सर अच्छा है, ये अगर आएगी तो हमने तो कर ही रखी है। हाँ, नहीं आई तो बैंड बजा देगी। अरे कोई कहीं बैंड नहीं बजती, पहले उल्टा नहीं सोचते। हमें सिर्फ उतने लेना है, 70 नंबर का टारगेट लेना, 100 में से 100 तो नहीं बनेंगे। सर वही सारे मिला के 70 बनेंगे। अरे ना, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ऐसे। इतनी वो कौन सा पूछ के पेपर बना रहा है? इतनी घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक है।
अब ये देखो जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। चलो जावा की भी करते हैं फिर, अगर यही वाली बात है तो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे, अगर करना है तो कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जावा प्रोग्रामिंग के बारे में सही है? जावा के भी क्या होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ जी। जो जावा की बेसिक होगी ना, अब जावा पढ़ रखी है, नहीं सर। अगर पढ़ रखी होती फिर आसान हो जाता, अब नहीं पढ़ रखी होती तो वो और मुश्किल लगेगा। सी प्लस मैंने प्लस पढ़ी थी ना हमने, सी प्लस प्लस पढ़ रखी है। हाँ सर, वो तो पढ़ रखी है। सी प्लस प्लस और जावा में कोई डिफरेंस नहीं है, बस पॉइंटर जो थे वो जावा में नहीं होते। ठीक है, और मैंने ये भी चीज़ बताई थी कैसे कैसे कौन सी चीज़ डिनोट करनी है तो उसके लिए क्या क्या यूज़ होगा। ठीक है, अब ये जावा में सभी ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास के मेंबर होने चाहिए। हर एक जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ये कहती है कि कोई ना कोई जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसी ना किसी क्लास का मेंबर होगा। बिना क्लास के हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते पाइथन में। ठीक है, सी में तो बना लेते हैं, बट पाइथन में क्या हो जाएगा, कोई भी बिना क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना। मेंबर जी। फलन को, मेंबर फलन क्या मतलब होता है, मेंबर फंक्शन को जावा में मेथड कहा जाता है, विधिया मतलब मेथड कहा जाता है। तो जो भी मेंबर फंक्शन होगा उसको मेथड तो हम बोलते ही है ना, हम्म। है ना, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, डैश मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक रैखिक अनुक्रामक हाई स्पीड के अनुकूल है। ये क्या क्वेश्चन बना दिया भाई। इस पेज पे सारे सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन हैं। तो ये कोई वो वाली वो नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के जैसे मॉडल हो जाता ना, मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रैखिक अनुक्रमक मॉडल का हाई स्पीड अनुकूलन, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रैपिड डुप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑपरेटर। भाई चलो फिर सॉफ्टवेयर का भी ये वाला चीज़ भेज दूँ। सर इसके आगे वाले क्वेश्चन देखना है बस 4-5। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का क्या नाम है? भाई ये तो बड़े खतरनाक है यार, अगला देखो सर। इतना कुछ आता है नहीं इसमें से। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक है? प्रोजेक्ट वो होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है एस्टिमेट निकालने के लिए। तो नहीं हाइपरिस्टिक नहीं होता है, एम्पिरिकल नहीं होता है, एनालिटिकल नहीं होता है, प्रोटोटाइप होता है। सर, इसने पूछा कौन सी नहीं है, तो प्रोटोटाइप तो होती ही नहीं है। अरे क्या, चलो इसने छोड़ो नहीं। छोड़ो ये सारी चीज़ है। ठीक है, इसको हम अपने दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हमें आता नहीं है हम्म। ना, क्या हमें आता नहीं है, अगर हमें तुक्का लगाना हो तो किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है ना। रैखिक अनुक्रमांक, लीनियर अनुक्रमांक को क्या कहते हैं, अनुक्रमांक को क्या कहते हैं? रोल नंबर होते हैं अनुक्रमांक तो, रोल नंबर है एक लाइन पर जो रोल नंबर लिखे हुए हैं। ना, अनुक्रमांक सीरियल में बोलते हैं ना। लीनियर सीनियर मॉडल का हाई स्पीड अनुकूलन है। ठीक है, कोई भी हाई स्पीड में कौन सी चीज़ बनती है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल हाई नहीं होता है। वाटरफॉल मॉडल होता है, हाई नहीं होता। ये दो दो चीज़ तो हमने पढ़ रखी है। वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल तो पढ़ा होगा, पढ़े हैं, याद है थोड़ा बहुत। सर पढ़े तो थे। आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्लास करने को बोला था यूट्यूब पर, है उसमें है ये? ना ये अलग है, इसका तो करवाया नहीं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन बनता है सॉफ्टवेयर वाले में से, इसे ना पता ना इसमें क्यों भाड़ दिए इतने। वो उस पे मैं इसलिए तो कह रही थी सर कि एक पेपर में वो सॉफ्टवेयर वाले के 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सॉफ्टवेयर का एक दो क्वेश्चन आता है, बिल्कुल पागल हो गया पेपर बनाने के लिए। चलो भाई इसमें यही कर लेते हैं हम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिक क्वेश्चंस। टेस्टिंग CQs। Verification where usability main category of wrong statement coverage automation। पीजीटी का सही है सर, उनका पेपर आसान है। अरे पीजीटी वाला आसान ही आता है।
खामखाई लेवल ये बता रखा है, ऊपर का होता है ऊपर का। टीजीटी वाले में बहुत गंदा पेपर आया था ना अब की बार, इससे पिछले वाला जो हुआ था वो टीजीटी का पेपर बहुत गंदा हुआ था, और अब की बार बड़ा जो पेपर होगा ना वो बहुत आसान आएगा। ठीक है, आना ही चाहिए ना आसान ही आएगा। सर। क्या? तो आसान आए, मुश्किल आए, दूसरों के लिए चाहे कैसा ही आए, बस जो मेरे को आता हो वो आता। अरे सारा वही आ जाएगा। बस मेरे को आना चाहिए। अरे सारा हो जाएगा इसमें, आराम से हो जाएगा इसमें, कोई वो वाली बात नहीं है। इसका लिंक भेजूं अगर करना है तो? सर हाँ। इसमें से हम अभी पेपर कर रहे हैं ना, तो उसमें से जो जो सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हम्म। आप उन सब का जो मोटा मोटी सी जो डिटेल होती है ना बाद में कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी एक क्लास ले लेना, उसी में करवा देना सारा। देखो इसमें तो यही होता है कि मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, कि ब्रांच कवरेज ये वाला तो फिर पूरा ही हो जाएगा अगर मैं पढ़ाने बैठा तो। इसमें क्या होता है, मेन मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, स्पाइरल मॉडल क्या है, हाइब्रिड क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, वी मॉडल क्या है। अब जो इसने जो क्वेश्चन दे रखा है ना कि मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक रैखिक अनुक्रामक मॉडल का हाई स्पीड अनुकूलन है। ठीक है, तो हाई स्पीड अगर बोला हुआ तो रैपिड से ही लेना देना बनता है इसका। ठीक है, वाटरफॉल हो गया, वो वाटरफॉल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, ये कभी भी हाई स्पीड में नहीं होते। ठीक है, तो हाई स्पीड में है, और नीचे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो हाई स्पीड में तो रैपिड ही होगा ना सब कुछ, तो मैं डायरेक्ट अगर होता तो इसका ऐसे आंसर लगा देता। ठीक है, पर ये लिख लो हमें प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल तो हमने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ने एक बार। ठीक है। सर लिंक भेज दो, क्या? लिंक भेज दो। ए, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लीनियर सिक्वेंशनल मॉडल का दूसरा नाम क्या है? हे राम रे, लीनियर, ये तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी भूल गया। ठीक है, जो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है वो जो यूज़ होता है यही होता है कि बीच में डिज़ाइन, कोड जनरेशन, टेस्टिंग एंड सपोर्ट, ये तो सीधा सा वाटरफॉल मॉडल है। ठीक है, अब उसी चीज़ का यहाँ पे जो है वो दूसरा नाम दे दिया। क्लियर है? ठीक है, और इसमें आंसर क्या दे रखा है, इसमें जो दे रखा है वो वाटरफॉल मॉडल है। ठीक है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, इसमें लिख लो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल क्या होगा मेरा, वाटरफॉल मॉडल। लीनियर का मतलब है सारी चीज़ एक ही एक में चलेंगी। ठीक है, अब रैखिक अनुक्रमांकिक मॉडल, अब ये लीनियर रैखिक तो क्या होता है? सर रहने दो ना, आगे चलो। ठीक है, इसमें ये लिख लेना लीनियर सिक्वेंशियल में वाटरफॉल मॉडल का दूसरा नाम भी हो जाता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक, अब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक ये एम टेक का है डायरेक्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसमें लाइन ऑफ कोड कितना होता है, ये बहुत डेप्थ में है ये।
ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट साइड एस्टिमेशन में क्या होता है, 1000 लाइन ऑफ कोड, नॉन कमेंट लाइन ऑफ कोड, केडी 1000 लाइन ऑफ डिलीवर्ड सोर्स ऑफ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो पहली होती है। एलओसी इसमें आ जाता है लाइन ऑफ कोड कितनी लगेंगी, ठीक है। दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ एंटिटीज इन ईआर डायग्राम मॉडल, टोटल नंबर, ये तो बहुत लंबा है यार, कितना करोगे इसमें, ये तो दिमाग से परे चला जाएगा समझाने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ला जाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट ही कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में एमएमटीएफ का संक्षिप्त रूप, चलो ठीक है, एमएमटीएफ, ठीक है। टू फ्लेयर टू एम फ्लेयर टू फ्लेयर टाइम टू फ्लेयर टाइम टू फ्लेयर टाइम टू फ्लेयर, इसका मतलब टीटीएफ का मतलब है टाइम टू फ्लेयर हो गया, ठीक है ना। रिलायबिलिटी में क्या है, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम और मीन। ये तो बहुत खंदा पेपर है भाई, इसमें तो तुक्का भी ना मार सकते, है ना। बट इसका ये याद रखना भाई, इसका आंसर है मीन टाइम टू फ्लेयर, ठीक है। कि मैक्सिमम रिलायबिलिटी में मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर में यही पेपर अटेम्प्ट करके देखा था, तभी तो मेरे 25 नंबर बने थे सर। और मैं सोच रही मैं का सारा सिलेबस कर लिया, सब इसमें कुछ तो कर मेरे भी लिया। ना पढ़ेंगे पेपर तो बहुत गंदा है ये, ठीक है ठीक है। इसमें याद रखना मेन टाइम टू फ्लेयर, इसका सिर्फ ये वाला आंसर याद रखना, इसमें आंसर याद रखने वाली चीज़ है और कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि ये पूरा एमटेक का सिलेबस दे रखा है यार इसमें तो, जो बिल्कुल पीएचडी लेवल का पेपर होता है ना वो उठा हुआ है ये, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम में 7 टेप ड्राइव हैं, एन प्रक्रिया के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, प्रत्येक प्रक्रिया को 2 टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है, एन का अधिकतम मान क्या होगा जिस पर सिस्टम डेडलॉक मुक्त होने की गारंटी है, ठीक है। ये वाला तो हाँ क्वेश्चन जी आसान है। सर, एक बार समझा दो देखो ये क्या क्या कह बोला। रहा है, मेरे पास कोई भी 7 रिसोर्सेज हैं, ठीक है। डेडलॉक कब होता है, डेडलॉक तब होता है जब मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा की डिमांड हो जाए, तभी तो होगा ना, हम्म। है ना। हाँ अब जी। ये क्या कह रहा है, मेरे पास टोटल एक 7 टैप ड्राइव है, ठीक है ना। हाँ जी। एन प्रक्रियाएं तो मतलब एन प्रोसेस है जिसको वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाँ जी। जो भी एक प्रोसेस चलेगा उसको 2 टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है, यानी कि हर एक प्रोसेस कितनी यूज़ करेगा, 2 टेप ड्राइव यूज़ करेगा, ठीक है। एन का अधिकतम मान क्या है जिस पर सिस्टम के डेडलॉक मुक्त होने की गारंटी है, जब तक मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, मेरी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज से कम रहेगी वो सिस्टम डेडलॉक फ्री रहेगा, ठीक है। हाँ डेडलॉक जी। कब लगता है, जब जैसे मेरे रिसोर्सेज हैं 3 और मेरी रिक्वायरमेंट है 5 की, है ना, समझ आया। तो हमेशा क्या हो जाएगा, मेरे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मेरे को वेट करना पड़ेगा, है ना, हाँ जब तक जी। कोई फ्री होगा तब तक असाइन नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर क्या हम्म। पूछा हुआ है, जिस पर डेडलॉक मुक्त यानी कि डेडलॉक ना लगे, जब तक नहीं लगेगा ना, सपोज करो मेरे 7 टैप ड्राइव हैं और मैं 6 यूज़ कर लूँ मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि हम्म। हर एक को तो 2 की यूज़ हो रही है ना, मैं 6 यूज़ कर लूँ तब तक कोई वो नहीं लगेगा। बट जैसे ही अगर मैं चौथा शुरू कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज 7 रहेंगे और डिमांड होगी मेरी 8 की, हाँ जी। तो उस टाइम पे तो डेडलॉक लगेगा, क्योंकि एक किस में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। हाँ जी, 1 और 2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे? किसमें, 1 और 2 वाली को। 1 और 2 में, 4 में करेंगे, 8 में हो जाएंगे, 2 में रहेगा, इसने बोला है अधिकतम मैक्सिमम। 4 अच्छा, में डेडलॉक अधिकतम। लगेगा, 1 में नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, बट इसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ तो जी सर, हो मैक्सिमम गया। 2 या 6 होगी, हाँ, मैंने मैक्सिमम नहीं देखा। ठीक है ठीक है। अब 500 किलोबाइट मेमोरी का देर वेरिएबल वेरिएबल मेमोरी मेमोरी। पार्टीशन का उपयोग प्रबंधन किया जाता है और सहन के लिए अनुमति होती है। यह वर्तमान में क्रमशः 100 किलोबाइट और 130 किलोबाइट माप के 2 पार्टीशन का उपयोग कर रहा है। किलोबाइट में सबसे छोटी एप्लीकेशन एलोकेशन अनुरोध है जिसको अस्वीकार किया जा सकता है, वह क्या है। ये तो बहुत आसान है। मेरे तो समझ में नहीं ना आया, पूछ के रखे। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, कि सपोज करो ये कहना चाह रहा है आपके पास 500 रुपए हैं,
ठीक है, आपने 100 एक को दे दिए, 130 एक को दे दिए, ठीक है ना? हेलो। अब हाँ जी सर। वो बताओ, अब वो छोटे से छोटा कौन सा ऐसा अमाउंट होगा जिसको आप ये कह दोगे, बोले इतने तो मैं दे दूंगी, अगर इससे ज्यादा बड़े आए तो मेरे को, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। सर। 270 बने ना आपके पास, हम्म। 270 अगर कोई मांगेगा तो आप 270 दे दोगे, हाँ सर, 271 ना दिए है जाओगे। ना? 271 नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अस्वीकार किया जा सकता है, वो वाली बात है ना। हाँ सर, समझ समझ गई। आ गया? फिर आराम से नहीं पूछ सकते इतनी लंबी राम गाथा गा तो रखी। क्वेश्चन पढ़ने वही तो उसको सेलेक्ट करना है ना, कि पहले ही वो चीज निकाल दो भाई, कि वो ढंग से पढ़ने वाला टीचर भी तो चाहिए ना, कि जो क्वेश्चन पढ़ के समझ ले। इतने मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन, को ढंग से पढ़ोगे सारा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। और हम ये लगा देते पता नहीं हाँ। कैसे क्या, कैसे क्या, कैसे क्या, छोटी छोटी चीजों में पढ़ो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्या है? स्टेबल शॉर्ट है। हैं? स्टेबल शॉर्ट। स्टेबल शॉर्टिंग टेक्निक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, जो स्टेबल है। सिलेक्शन शॉर्ट, हीप शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट। अब ये बताओ। भाई रे, स्टेबल शॉर्ट तो आज तक मैंने नहीं पढ़ा। वैसे सही कहते हैं, कंप्यूटर की तैयारी करते करते सर आधे बच्चे ना छोड़ जाते हैं। हाँ, हो ही जाते हैं। स्टेबल शॉर्ट का मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ये यार ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं आया, स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। यू डोंट ऑलवेज नीड अ स्टेबल शॉर्ट और अनस्टेबल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होती है, मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द आइटम विद इक्वल सॉर्ट कीज। अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम डज नॉट। अच्छा, in other words, when a collection is sorted, the stable sorting algorithm items with the same sort key preserve their order after the collection is sorted। बात समझ में आई? अच्छा, अब समझो। ठीक है, जैसे हमारी ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम थी, ठीक है, इसका काम क्या होता है, सॉर्ट करना। ठीक है, कोई भी चीज़ को होगा, किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। अब ये हाँ जी, हाँ जी। सपोज करो कि उसमें 4 वैल्यू जो थी जिनकी वैल्यू बराबर है, ठीक हम्म। है, 4 वैल्यू जिनकी वैल्यू बराबर है, वो क्या करेगी, जो बराबर वाली होंगी वो एक साथ रखी जाएंगी। हाँ जी। अब स्टेबल सॉर्ट क्या कहती है, स्टेबल सॉर्ट ये कहती है, अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें आपके पास सबसे पहले बराबर बराबर वाली वैल्यू आ गई, तो जो पहले वैल्यू आएगी उसको पहले रिटेन करना है, जो उसके बाद आई उसके बाद रिटेन करना है, और जो उसके बाद आई उसको बाद रिटेन करना है। बात समझ में आया? ऐसा हाँ नहीं है जी। कि वो वैल्यू चाहे बेशक से 3 एलिमेंट जिनकी वैल्यू बराबर थी, है ना, उसमें से हम्म। जो थर्ड पे आ गया वो पहले आ रहा है, और जो सेकंड में आ गया वो लास्ट में जा रहा है, और जो फर्स्ट में आ गया वो सेकंड में आ रहा है। बात समझ में आई? हाँ है जी। ना? तो इस तरीके से ये पूछा हुआ कि स्टेबल शॉर्ट कौन सी होती है, तो स्टेबल शॉर्ट याद कर लेना भाई, जो स्टेबल होती है वो इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट और टाइम शॉर्ट, ये स्टेबल होती है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो होगी वो अनस्टेबल होगी, इनको लिख लो। ठीक है, इंसर्शन, बबल, मर्ज और टाइम। होगी हो सर। गया। इसमें क्या था, सिलेक्शन, हीप और क्विक। ठीक है, तो मर्ज शॉर्ट था, मर्ज शॉर्ट हो गया भाई, जबरदस्त है। अब लिनक्स में विशेष फाइलों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रतीक कौन सा? अगर विशेष फाइल चाहिए तो भाई सारी उसमें सी लैंग्वेज की होती है, तो सी वाली जो चीज़ें होती है हम वो देख लेते हैं, इसमें से ऐसे कोई बकवास करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब एवीएल ट्री में नोड 14 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, जबकि उसमें एक से नोड 13 जो है वो हटा दिया जाए? एक नोट 13। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, जैसे एवीएल ट्री तो पढ़ी नहीं है ना हमने। हम्म एवीएल ट्री में क्या होती है, वैल्यू लेके चलते हैं हम 0 +1 या -1। ठीक है ना। हम्म चलो एवीएल का तो बाद में, एवीएल की तो पूरी क्लास ही बताऊंगा मैं। एवीएल की एक वो भेज देता हूँ, इसकी इंग्लिश समझ लोगे ना। हाँ सर। एवीएल ट्री की एक क्लास हो, उसकी मिलेगी जन्नी की। बाकी 2-3 पेपरों में और एक ही क्वेश्चन उसका डाला हाँ हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसमें ये वाला चीज़ होती है। तो जर्नी वाली इसकी क्लास है ना, ये थोड़ी सी वैसे कंसेप्ट इसका बढ़िया होता है। ठीक है, ये वाली क्लास कर लेना डेटा स्ट्रक्चर के लिए। अगर कहोगे इसका समझ में आ गया तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद मैं ही जो है इस वाली चीज़ को समझाऊंगा। ठीक ठीक है है। सर। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हैशिंग कोलिजन रेगुलेशन टेक्निक नहीं है। ओ बाय रे, फोल्डिंग, डबल हैशिंग, क्वाड्रेटिक प्रोसेसिंग, और ऊपर वाले में पहले में क्या लिखा हुआ है, चैनिंग। चेनिंग। ठीक है। अब हैशिंग कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक नहीं है। ठीक है। अब हैशिंग क्या होता है और हैशिंग कोलिजन क्या होता है और हैशिंग कोलिजन रेजोल्यूशन क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बतानी पड़ेंगी। ठीक है। याद है वैसे इसके रिलेटेड कुछ या नहीं है। नहीं सर। अच्छा चलो एक चीज़ बता देता हूँ, हैश फंक्शन पढ़े हैं। हैशटैग तो सर। हैश, अच्छा हैश फंक्शन, ठीक है। ठीक है, हैशटैग से पहले हैश फंक्शन होते थे, हैशटैग अब आया है। ठीक है। कुछ याद है कि जैसे हम क्या करते थे, अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है और स्टोरेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। हम्म पहले एरे पढ़ा था, अभी एरे में क्या होता है हमारे पास, जीरो ऐसे करके यूँ होता है ना, कि ऐसे हाँ कोई भी जी। एक एलिमेंट बना हुआ होता है। ठीक है, क्लियर हम्म है ना। उसके अंदर हाँ, हम, इसमें वेरिएबल लेंथ, क्या कह रहे हो। इसमें वेरिएबल लेंथ आती है हाँ, ना। वेरिएबल लेंथ आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। हैश फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं सर्चिंग एल्गोरिदम पढ़ता था। ठीक है, जब हमने सर्चिंग एल्गोरिदम करी, हमने क्या किया, हमने बबल यूज़ किया, हमने उसके बाद इंसर्शन किया, हमने सिलेक्शन यूज़ किया। ठीक है, ये क्या थे, ये सारे एन स्क्वायर का टाइम ले रहे थे, यानी कि इनको सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, है ना। हम्म तो हमने क्या किया था, हमने इसको फास्ट करने का एक टेक्निक बनाई थी कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे किसी भी नंबर को किसी के साथ एसोसिएटेड कर देते हैं और मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ किसी प्राइम नंबर से। ठीक है ना। हम्म कोई भी नंबर लिया और उसको मैं क्या कर देता हूँ, प्राइम नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं उस फाइल को क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। याद है थोड़ा बहुत, कि जैसे k इज इक्वल टू m, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ k, हम्म, कुछ याद है। नहीं कि सर। जैसे इसमें हम क्या कर देते हैं कि सपोज करो मेरे पास कोई भी नंबर है। ठीक है, कि मुझे क्या करना है, कोई भी चीज़ कहीं पर स्टोर करनी है, जैसे मेरे को इंडेक्स बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक प्राइम नंबर ले लो, जैसे 13 ले लिया मैंने। ठीक है ना। अब सपोज करो मैं 99 को डिवाइड करता हूँ 13 से। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, एक ओ कितना, 8। अच्छा 8, अच्छा उतना क्या आ जाएगा, 12 से 84, 13 से 91, 91। 8 आ गया। ठीक है, तो हम्म यहाँ पे जो रिमाइंडर वैल्यू जो आई थी, मैं क्या कर देता हूँ, उसके ऊपर डायरेक्ट इस वैल्यू को देख के कि 99 का स्टोरेज मैं कहाँ पे करूँगा, 8th प्लेस पे कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है हम्म ना।
अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 13 है तो मेरे पास चांसेस क्या है, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 तक आएगा। ठीक है, 0th इन वाली पोजीशन पे जो है कोई भी वैल्यू स्टोर करूँगा तो ये इस तरह टाइप के रिमाइंडर आ सकते हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, है ना। उसके बाद सपोज करो अगर मैंने इसको भी किसी के साथ एसोसिएटेड कर दिया, इसको भी किसी के साथ एसोसिएट कर दिया, ये सारे एसोसिएट हो गए। ठीक है, अब 99 में 13 जोड़ो, 99 में 30, कितना आ गया, 100, 112। 112। अब सपोज करो मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट आता है 112, जिससे मैं डिवाइड करता हूँ 13 को, तो दोबारा से रिजल्ट मेरे पास 8 आ जाएगा। हाँ जी। अब 8th प्लेस जो था वो ऑलरेडी 99 को अलोकेट हो सकता है, अलोकेट है ना। अब यहाँ पे दोबारा 8 आ रहा है ना। अब जैसे जैसे दोबारा 8 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलिजन की समस्या बन गई एक, कि पहले ही उस प्लेस पर कोई वैल्यू थी, मैं दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। इसको क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं, ये कॉलिजन हो गया। ठीक है ना। ये वाला क्या था, मॉडुलस हमने यहाँ पे निकाला, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। और रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ठीक करना। ठीक है ना, करेक्ट करना, अगर कहीं पे मेरा कोई भी एरर आ जाता तो उसको करेक्ट करना। ठीक है, क्लियर है। जी। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं हम, इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, टेक्निक होती है कि सपोज करो मैंने 8th को पहले यहाँ पे 99 अलोकेट कर दिया, है ना। उसके बाद अगर कोई भी आती है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको लिंक लिस्ट बना दूंगा और एक यहाँ पे जो से ये आ गया ना 112, इसको यहाँ पे अलोकेट कर दूंगा। ठीक है ना। एक तो इस तरीके की ये क्या होगी, मेरी लिंक लिस्ट हो जाती है, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, लीनियर प्रोबिंग भी बोल देते हैं। ठीक है ना। फिर अगले मैं क्या कर सकता हूँ, अगले में मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी ना उसको चेंज कर देता हूँ किसी एक में, है ना। कि मैं मान लो दोबारा से 8 का भी आया ना, 8 को दोबारा से फिर से हैश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, मल्टीपल हैशिंग टेक्निक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। एक में क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे जो वैल्यू आ गई वैल्यू को चेंज कर देता है, जैसे कोई भी नंबर जो आ गया ना मेरा, यहाँ से मैंने डिवाइड करा और सपोज करो मेरे पास कोई भी नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं उसको मैं क्या कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 पहले ले लिया, 4 5 6 ये ले लिया, 7 8 9 यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इसको ये है एक हैशिंग टेक्निक भी बोल देते हैं, या वो वाली चीज़ें भी बोल देते हैं। इसका जो करके सम आएगा ना वो सम किसी प्लेस पे असाइन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं, बात समझ में आई। हाँ जी। ठीक है, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं हैश फंक्शन। ठीक है, और हैश फंक्शन को यूज़ किया जाता है कि जैसे हम कभी भी क्या करते हैं, लॉग इन यूज़र आईडी और पासवर्ड लेते हैं, है ना। अब ये सपोज करो अगर मेरे पास या आपकी भी है, आप भी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो आपकी भी एक आईडी है, मेरी भी एक आईडी है ना। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हम लॉगिन में यूज़र आईडी ढूंढते हैं। अब वो यूज़र आईडी ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, अलग अलग तरह से कितने अगर सर्च करेगा तो उसको सर्च करने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि नेटवर्क भी है, ऊपर से अलग अलग टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन टाइम भी लगेगा, है ना। लगेगा या नहीं लगेगा। तो वो क्या करते हैं, जैसे एक मैकेनिज्म बनाते हैं, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में क्या करता है, जैसे जो भी मैं नंबर जनरेट करता हूँ, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 128 बिट का, है ना, या 256 बिट का जो है वो कोड जनरेट कर देता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये मेरे पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक हैश जनरेट कर देंगे जिसको हैश की बोला जाता है, सुना है कभी। हेलो। नहीं तो। हाँ ठीक जी। है, वो हैश की बना जाता है और इस तरीके से हमारा ये क्या करते हैं, ये हमारा जो भी पासवर्ड होता है ना उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, कि जैसे ये भी लॉगिन आईडी होगी, अगर उसके जो हैश की है ना
वो अगर वैल्यू अगर मिली तो ही वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा, वरना लॉगिन नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये वाली वो सारी टेक्निक होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फोल्डिंग हो गया, फोल्डिंग भी एक हो जाता है, जैसे मैंने ये बताया था ना, ये वाली जो टेक्निक थी, ये वाली, इसको सर फोल्डिंग भी बोल देते हैं। हाँ हाँ, इस हमने बोला ना कि भाई नंबर को हमें किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना हाँ, पड़ेगा, तो हमें कैसे पता लगेगा किस नंबर से डिवाइड करें, किस प्राइम नंबर से उसके डिवाइड लिए करें? क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम होती है। अच्छा ठीक ठीक है, उसमें बड़े से बड़ा नंबर जो होता है, बहुत बड़े प्राइम नंबर को ढूंढा जाता है। ठीक है, अभी लेटेस्ट डिस्कवरी हुई थी, एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर मिला था, है ना। है। तो वो वाली चीज़ें चलती रहती, जैसे चेनिंग जो थी वो चेनिंग थी, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग थी, लीनियर प्रोबिंग थी, चेनियर थी, फोल्डिंग होगी, ये क्या है, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है। डबल हैशिंग क्या है, इस केस में कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ हैश फंक्शन निकालने की एक टेक्निक है। ठीक है, बात समझ में आई? हम्म। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें मोबाइल कंप्यूटिंग में जीएसएम का फुल फॉर्म, जीएसएम की फुल फॉर्म तो होगी। हेलो, हम्म। नहीं हुई? हाँ जी। जी, नहीं। अरे ये तो बहुत आसान है। अब इसमें देखो, ग्लोबल 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 वर्ड तो पहले हो गया ये। ठीक है, हाँ। मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कंप्यूटिंग और मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है ना। अब हाँ, जीएसएम जो होता है मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए होता है, या मोबाइल उसके लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए, बीच वाले में कम्युनिकेशन है, बाकी सब में है ना। कंप्यूटिंग है। अब जो जीएसएम होता है वो किसके लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए या कंप्यूटिंग के लिए, बताओ। सर आगे भी इसने कंप्यूटिंग लिखा है, मोबाइल कंप्यूटिंग तो ये में। तो वो है ना, ये तो सिर्फ बहकाने के लिए है। फुल फॉर्म इन अगर मोबाइल कंप्यूटिंग में लिखता हूँ मैं, ठीक है। आपने भी तो एलिमिनेशन का यही तरीका बताया था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो वही ये बनेगा। वो एक टेक्निक है, देखो एक क्वेश्चन में काम कर जाएगी, दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर और थोड़ा सा डेप्थ करना है तो वो उससे भी काम चल सकता है। अब जीएसएम तो मेरे को पता है, मोबाइल में हमेशा कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूं, बेशक से मोबाइल कंप्यूटिंग होती है, बट जीएसएम इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है है सर। ना। समझ आया, मतलब थोड़ा सा ये होता है कि वो एक्सेप्शन आ जाता है इसमें, कि जीएसएम तो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, जीएसएम आ गई, और उसके बाद इसमें कौन सा आता है, जैसे वो एल टी आ गया अब, है ना, वॉइस ओवर एल टी, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है ना। हुआ था ये नहीं हुआ था, हाँ है ना। जी। इसमें देखो ये वाला कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग है, ये वाला गलत आंसर लग जाता। निम्नलिखित में से कौन सा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक घटक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एमआईएस में क्या क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है। इंक्वायरी प्रोसेसिंग। दूसरा, नीलेज नॉलेज इंजन, इंजन अब हो पता गया। नहीं। तीसरा, वाड्रा डाटाबेस, पता नहीं वाड्रा ही है शायद, अब वाड्रा है। वर्ल्ड डेटाबेस होगा। ना सर, वाड्रा या वाड्रा कुछ है। अगला है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है, पूरा का पूरा बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। ठीक है, अब जैसे कहीं पे भी नौकरी करते हैं, जैसे आधार कार्ड भी है, तो आधार कार्ड का भी क्या एक एमआईएस है। ठीक है, मैनेजमेंट हम्म। इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना। तो जैसे स्कूल में भी कई बार डेटा लिखा जाता है, तो वो सारा उसके लिए जो डेटाबेस के लिए जो एक अलग से टर्म यूज़ की जाती है वो क्या होता है, एमआईएस। ठीक है, तो उसमें इंक्वायरी प्रोसेसिंग ये उसका पार्ट है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एमआईएस का एक घटक है। अब फैक्टर के अंदर नॉलेज इंजन, नॉलेज इंजन भी क्या होता है, ये भी होता है। डेटा एंट्री क्या होती है, ये भी होती है ना। और ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन गलत है यार। ठीक है, अब हम्म। इसमें क्या लिखा हुआ है, बाड्रा डेटाबेस या वर्ल्ड डेटाबेस, क्या लिखा हुआ है ये, सर वर्ड तो है नहीं, वाड्रा है। बाड्रा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें फैक्टर ऑफ एमआईएस, फैक्टर्स ऑफ
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनल एक्सटर्नल सर्विस एजुकेशन मैन्युफैक्चरिंग वीकली मंथली एससीएल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग डकर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या लिखा हुआ था? एक नॉलेज इंजन। नॉलेज अभी अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगी। इसके अलावा दूसरा पेपर सॉल्व करें हम? इस वाले पेपर को छोड़ के सर कर लो, वो भी भेज रखे हैं मैंने। ठीक है, तो चलो इस वाले पेपर को छोड़ के हम कल करते हैं। ठीक है, यदि किसी छवि की चौड़ाई 4 इंच है और अभिमुखता का अनुपात, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ये को तो टॉपिक ही नहीं समझ आया था, क्या था? किसी छवि की ऊंचाई, भाई ये मैथ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बीम की तीव्रता को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें तो कंट्रोल रोड हो जाता है, एनोड व नोड सीआरटी। ये क्या है? बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का विस्तार रूप से जाना जाता है। ये कहाँ से दे दिया? इस पेपर में प्रोटोकॉल के 4 क्वेश्चन थे, ये तीसरा ये क्वेश्चन था। प्रोटोकॉल का वो नहीं है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल तो उसमें होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। डायग्नोस्टिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, नीचे क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट सोर्स डायनामिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल। ना, ये भी नहीं होगा। बूटस्ट्रैप बताऊं क्या होता है? कैसे? बूटस्ट्रैप, हेलो सर अभी रहने दो, अभी आपका टाइम हो ना, गया। बूटस्ट्रैप बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप क्या होता है? जैसे कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जब स्टार्ट होता है ना, तो जो स्टार्ट होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो बूटस्ट्रैप में मिलती हैं। ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप लोडर होता है कि जैसे कोई भी डिवाइस अगर बूट होना है, कोई भी डिवाइस अगर स्टार्ट होना है, तो कौन कौन सी फाइल जो है वो सबसे पहले शुरू करी जाएंगी, वो सारा किस में आ जाएगा? वो सारा आएगा बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, सर ये वही बूटिंग प्रोसेस है क्या, जो मोबाइल को भी कई बार बंद करते हैं, हाँ वो हाँ वाली? हाँ, मोबाइल के अंदर भी बूटस्ट्रैप होता है। हर एक लिनक्स डिवाइस के अंदर जो होता है वो बूटस्ट्रैप होता है। ठीक है, स्टेप होते हैं स्टार्ट हाँ होने हाँ, तक। तो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो बूटस्ट्रैप होता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप से अगर ये चला जाता है ना, जैसे बूटस्ट्रैप में कई बार वो सुना हो, फोन बूट में फंस जाता है, फिर अलग अलग। अच्छा, आपने तो नहीं सुना होगा, है ना? ठीक है, ये क्या करता है? डायग्नोस्टिक होता है कि सबसे पहले चीज़ें चेक कर लेता है कि सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, बट बूटस्ट्रैप जो होता है वो डायग्नोस्टिक नहीं होता। डायग्नोस्टिक में तो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जो करता है सारी चीज़ों को। ठीक है, एक मिनट, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। यार ये ऐसी ऐसी चीज़ मेरे को भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भी नहीं पढ़ी। सर इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है ना, हाँ, उसको मेरे को किसी का टॉपिक ही नहीं पता चल ये रहा। देखो, अब बूटस्ट्रैप है ना, इसमें आंसर भी गलत दे रखे हैं। ये देखो, BootP protocol is a networking protocol used by networking administrators to give IP address to each member of the network participating with each network devices by the main server। इसमें गलत लिखा हुआ है यार, ये वाला तो डायग्नोस्टिक वाला तो बनेगा ही नहीं इसमें। डायग्नोस्टिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायरेक्ट क्या लिखा हुआ ये? डायरेक्ट होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। डायरेक्ट सोर्स इनपुटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल ये तो पूरा अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल ये क्या है? डायगनिक क्या लिखा हुआ है ये? ना जाना है। एक एक सेकंड रुको, पेज देखो।
चला गया। ये सर डायग्नोन क्या लिखा हुआ है ये? डायनागिक। बकवास पेपर है, दूसरा पेपर करेंगे हम। ठीक है, दूसरे वाला पेपर करेंगे। इतना गंदा पेपर तो क्या से क्या बना रखा है इसने। ठीक है, ये डॉट नेट का है ऊपर वाला, ये वाला जो होगा। चलो ठीक है, अभी टाइम हो गया। ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ, सर। बाकी भेज देना अगर मेरे को कोई भी डाउट हो। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं एक बार। ठीक है चलो सर। ठीक है सोनिया मैडम, फिर आज की क्लास में इतना ही है।